राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने लोकसभा में दिया जवाब। 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में संविधान को लेकर राहुल गांधी तो शीश महल को लेकर केजरीवाल को घेरा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के संबोधन को विकसित भारत के लिए प्रेरणादायक बताया और फिर इशारों में गांधी परिवार पर हमला कर दिया। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में शीश महल का भी जिक्र किया। इसे चुनाव से पहले दिल्ली वालों के लिए संदेश माना जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। पीएम मोदी ने संसद में आपदा शब्द का भी जिक्र किया। कल सुबह 7 बजे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने संभाला मोर्चा। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा पोलिंग सेंटर्स को वोटिंग से पहले इसी तरह सजाया गया है, जहां 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं वोटिंग से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और जीत का आशीर्वाद लिया। इधर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत जो महिला वोटिंग करके आएगी उसे पार्लर में 50% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। वोटिंग शुरू होने के 14 घंटे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष चुनाव कराने की रखी मांग। केजरीवाल के साथ दिल्ली की सीएम आतिशी भी मौजूद थीं। करीब आधे घंटे बाद जब केजरीवाल बाहर निकले तो एक बार फिर जगह जगह फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले कालका जी सीट पर हुए विवाद को लेकर सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लिखकर कहा था कि राजीव कुमार जी चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। राजीव कुमार जी अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। इन आरोपों पर रमेश बिधूड़ी ने पलटवार किया और कहा कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता झूठे आरोप लगाते हैं और बाद में कान पकड़कर माफी मांगते हैं। वोटिंग से पहले सीएम आतिशी की सीट पर रात भर चला सियासी बवाल। सुबह 4 बजे थाने पहुंची मुख्यमंत्री। सोमवार की रात सीएम आतिशी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए और आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कालका जी इलाके में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई वीडियो जारी किए गए और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। अरे गाड़ियों चेक करो, क्या गाड़ी में पीछे कहाँ चेक कर रही है आपने? गाड़ी तो खोलो एक बार। सीएम आतिशी की तरफ से एक ऐसा वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि वीडियो बना रहे शख्स को पुलिस पीट रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि सीएम आतिशी जिसका बचाव कर रही हैं, उसने पुलिस वाले को ही थप्पड़ मारा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सीएम आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। दिल्ली में वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। वोटर्स को दूसरे राज्य में भेजने का आरोप। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि बवाना विधानसभा से मुस्लिम समाज के लोगों को बस के जरिए अजमेर भेजा जा रहा है ताकि वो वोट न दे सकें। उधर बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि आम आदमी पार्टी के लोग वोटर्स को कुंभ भेज रहे हैं ताकि वो वोट न दे सकें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जानबूझकर सनातन के लोगों को, जानने वाले लोगों को कुंभ भेजने की साजिश करें, ऐसा कल पूर्वी दिल्ली से हमें जानकारी मिली है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार ऐसे ही गंभीर आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाए सूट और पैसे बांटने के आरोप। चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और दावा है कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी वोटर्स को लालच दे रहे हैं। दावा है कि राजेंद्र नगर इलाके में सलवार सूट से भरी गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार बैठे हुए थे। फिलहाल गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
वहीं पटपड़गंज इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो जारी किया और दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी वोटर्स के बीच शराब और मीट बांट रहे थे। हालांकि स्थानीय चुनाव अधिकारी ने बताया कि जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां चिकन और शराब जैसा कुछ नहीं मिला। कल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी होगी उपचुनाव के लिए वोटिंग। समाजवादी पार्टी ने लिखी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी। चिट्ठी में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन वोटर्स को प्रताड़ित कर रहा है। आरोप यह भी है कि बीजेपी के लोग पीठासीन अधिकारी पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। हर स्टेज पर बीजेपी मैनेज करती है। ये लोग निर्देश है कि किसी समाजवादी पार्टी का जहां वोट है वहां पर्ची न पहुंचाई जाए। समाजवादी पार्टी ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर भी वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया है। आज फिर संसद में गूंजा कुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा। अखिलेश यादव बोले सरकार को सच्चाई स्वीकार करने में 17 घंटे लग गए। अखिलेश यादव ने सबसे पहले हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कही। हालांकि संसद में ऐसी परंपरा ना होने का हवाला देकर स्पीकर ने मौन रखने से मना कर दिया, जिसके बाद अखिलेश इसी मुद्दे पर आगे बढ़ गए। अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि महाकुंभ हादसे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। साथ ही खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जानी चाहिए। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी ने किया पलटवार। बोले खड़गे और अखिलेश यादव ने ली है सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी। सीएम योगी आज एक बार फिर महाकुंभ पहुंचे थे। इस बार उनके साथ भूटान के राजा भी थे। दोनों ने संगम में डुबकी लगाई और संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो लोग कुंभ नहीं करा पा रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा कि जो भी लोग भगदड़ के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ की घटना पर प्रयागराज से कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा। कहा बिना पोस्टमार्टम के ही परिवार को सौंपे जा रहे हैं मृतकों के शव। जिस तरीके से बिना पोस्टमार्टम किए लोगों को भेज दिया गया और लोग जो मरे उनको जो है एम्बुलेंस तक नहीं दी गई उनके घर तक पहुंचाने के लिए, कहीं न कहीं ये प्रयास था आंकड़ों को छुपाने का। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि जब महाकुंभ पहुंचने वाले लोगों की गिनती हो रही है तो सरकार मृतकों का सही आंकड़ा क्यों नहीं बता रही? 4 करोड़ आए, 6 करोड़ तो गिन लेते हैं, इतने लोग नहाने हैं, और जो मर गए उनका सही आंकड़ा बताने में क्या दिक्कत हो रही है? दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने आरोप लगाया था कि भगदड़ में जिन लोगों की मौतें हुई उनके शव नदी में फेंके गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ में संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी साल 2019 में अर्धकुंभ के दौरान भी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पीएम मोदी जिस वक्त महाकुंभ में संगम स्नान कर रहे होंगे उस वक्त दिल्ली और मिल्कीपुर में वोटिंग चल रही होगी और विपक्ष पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे को इसी मुद्दे से जोड़कर देख रहा है। वोटिंग वाले दिन जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर लोगों के मन में एक सवाल तो आएगा कि क्या चुनावी फायदा लेने के लिए कुंभ में जा रहे हैं, मतलब अपनी आस्था की वजह से नहीं जा रहे हैं बल्कि चुनावी फायदा लेने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोच है वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं। पीएम मोदी प्रयागराज से दोपहर 12 बजे रवाना भी हो जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ से बड़ा संदेश भी देंगे। कुंभ में मोक्ष वाले बयान पर चौतरफा घिरे धीरेन्द्र शास्त्री। अब समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे ने घेरा।
ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का कहना है कि इनका हश्र भी आसाराम की तरह होगा। आसाराम जी के कितने फॉलोअर रहे हैं, आज कहाँ पड़े हुए हैं, इनका भी यही दशा होगा। कुछ दिन बाद ये मन से भाषण नहीं देंगे, जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। सनातन पांडे ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग धर्म की सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। अब कई अवैध भारतीयों को वहां से डिपोर्ट किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका से C-17 विमान रवाना हो गया है। इमिग्रेशन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों पर हो रही कार्रवाई से दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है। पढ़े लिखे शिक्षित लड़कों को जिन्होंने हमने विदेश भेजा है, वहां से मिलिट्री प्लेन पे USA में ट्रंप साहब उनको चढ़ा के सैकड़ों लोगों को वापस भिजवा दे रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख अप्रवासी भारतीय रहते हैं, जो मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद वहां पर अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी तादाद है। चीन के मुद्दे पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, राष्ट्रीय मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं नेता विपक्ष। China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, our territory. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. राहुल गांधी ने संसद के अंदर ये बयान दिया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और सोशल मीडिया पर बयान जारी कर राहुल के बयान को अफसोसजनक बताया। राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में कार्रवाई का अनुरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल पर सामने आई जेपीसी की रिपोर्ट, कई बदलावों की गई सिफारिश। जिन बड़े बदलाव की सिफारिश की गई उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही संशोधित वक्फ एक्ट में नया क्लॉज जोड़ने की बात कही गई, जिसके मुताबिक अगर कोई मस्जिद, दरगाह जैसे धार्मिक स्थल विवादित नहीं है तो वक्फ संपत्ति हो सकते हैं। साथ ही आदिवासी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने का सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई है। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, it has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. हालांकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ओवैसी सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी, महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट हुई तेज। गुजरात में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है, जो 45 दिन में रिपोर्ट को फाइनल कर देगी। પોતાનો રિપોર્ટ 45 દિવસમાં રાજ્ય સરકારને આપશે અને રિપોર્ટના આધારે રાજ્ય સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરશે। इधर महाराष्ट्र में भी कानून को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तुम्हाला प्रेम प्रकरण करायचे आहेत, घरा आम्ही कोणाच्या, पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींची बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो जल्द ही दोनों डिप्टी सीएम के साथ इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट, विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर। कुल 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा गया कि 2026 मॉनसून से पहले मुंबई को बेहतर सड़कें मिलेंगी। दावा है कि बीएमसी 2026 मॉनसून से पहले सड़क कंक्रीटिंग का 100% काम पूरा कर लेगी। हालांकि इस बार मलिन बस्तियों में कमर्शियल दुकानों पर भी टैक्स लगाया जाएगा और आने वाले समय में मुंबईकरों को कचरे पर भी टैक्स देना पड़ सकता है।
इंदौर के बाद अब भोपाल में भी भीख मांगना और भीख देना होगा अपराध। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। आदेश के मुताबिक अगर किसी भी चौक चौराहे या फिर सार्वजनिक जगहों पर कोई भी भीख मांगता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आदेश भोपाल जिले की लगी सभी सीमाओं तक लागू होगा। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि ज्यादातर भीख मांगने वाले नशे के कारोबार में शामिल हैं और अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं। हालांकि जिले के कोलार इलाके में भिखारियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहां भिखारियों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सीडी में डीजे बजाने से नाराज थाना प्रभारी ने रिटायर्ड कर्मचारी के साथ की गाली गलौज। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में दिख रहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी थाना प्रभारी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं। दरअसल गणपति पटेल नाम के कर्मचारी सिंचाई विभाग से रिटायर हुए। घर आए तो लोगों ने स्वागत में डीजे बजाया और डांस करने लगे, लेकिन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा को ये सब नागवार गुजरा। न केवल सरेआम गाली गलौज किया बल्कि परिवार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने आरोपी थाना प्रभारी का 1 साल का वेतन रोक दिया है। मध्य प्रदेश के शिवनी में शिकार के लालच में कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला। दरअसल बाघ जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। पहले जंगली सुअर कुएं में गिरा और फिर पीछे पीछे बाघ भी कुएं में गिर गया। जब गांव वालों ने कुएं से बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनी तो हैरान रह गए। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाघ और जंगली सुअर को सुरक्षित रस्सी के सहारे निकाल लिया। बाघों के संरक्षण के लिए मशहूर पेंच नेशनल पार्क सिवनी में ही मौजूद है। अक्सर यहाँ बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में नजर आते हैं। भारी बर्फबारी से बेहाल हुआ चीन और जापान। घरों के आगे दिखे बर्फ के पहाड़। ये वीडियो उत्तरी जापान के ओबिहिरो का है, जहां रिकॉर्ड बर्फबारी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 12 घंटे में इतनी बर्फबारी हुई कि घरों के आगे 4 फीट तक बर्फ जम गई। अब चीन की तस्वीर देखी, जहां बर्फीला तूफान आने